राधे राधे जी, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू आप सब अपना कीमती समय हमें देते हैं, इस चैनल को देखते हैं, हमारे कंटेंट देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का एपिसोड कुछ खास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक मदरहुड जर्नी जो कि आसान नहीं थी। ये एक कहानी है जिसमें अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस तो हैं, लेकिन एक माँ का जज्बा और हिम्मत भी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे माँ के डर के उन पलों की और उसके उम्मीद की। ये उम्मीद की ताकत ही है जो एक माँ को हिम्मत देती है, और ये ताकत है मिसेस रितु जैन की। शी इज अ चाइल्डहुड काउंसलर एंड पेरेंट एडवाइजर। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं अपनी इस सर्विस के लिए। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें बहुत सारा प्यार और एक माँ और बच्चों का अनब्रेकेबल बॉन्ड है। Hi Ritu, and welcome to the podcast. We Thank are you so so much. happy to have you here. Thank you so much, Namrita, for inviting me for today's podcast. It is really going to be a very near to my heart. It's my pleasure. Seriously, after listening to a bit what you explained to me, I am really excited for the podcast today. Thank you. और हिंदी में आप कंफर्टेबल हो? Yeah. तो हम हिंदी इंग्लिश मिला के करेंगे। Sure. ओके। तो आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 28th ईयर में हुई जब मैं 28 साल की थी. बिफोर दैट आई वॉज कम्प्लीटली इन टू माई बिजनेस. ओके। सो आपने शादी के बाद तुरंत ही प्लान कर लिया फैमिली? Yes. ओके। Within 2 months because we both were very like बहुत क्यूरियस थे बच्चों को लेके. हाँ, right. तो we tried from within 2 months of our marriage. अच्छा। और बीइंग अ नॉर्थ इंडियन टिपिकली जैन गर्ल, तो मुझे प्रेशर भी था फैमिली से कि यू हैव टू हैव अ चाइल्ड बिफोर योर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी. अच्छा, ओके। तो एक ये भी है, स्टिग्मा है ये हमारी नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी में, कह सकते हैं कि पहली एनिवर्सरी पे बच्चा गोदी में होना चाहिए. हाँ, बट नॉट नेसेसरी यार, इट्स ओके, कंफर्टेबल रह सकते हैं हम, बट हाँ प्रेशर रहता है सोसाइटी का, फैमिली का. तो आपकी जर्नी कैसी थी? मेरी जर्नी, आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट हस्बैंड इन दिस वर्ल्ड. बहुत कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंडिंग. मेरा पेन शायद उन्होंने सहा है, आई कैन से. तो बहुत अच्छी जर्नी रही. बट एक स्पाउस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से पेरेंटिंग तक आने के लिए वी स्ट्रगल्ड अ लॉट. आर यू कंफर्टेबल इन शेयरिंग व्हाट स्ट्रगल्स डिड यू फेस? डेफिनेटली. तो शादी के बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते थे. एंड एज आई सेड कि हमें बच्चे दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यारे थे. तो हम लोगों ने सेकेंड मंथ ही ट्राई किया और हुआ नहीं. देन वी इमीडिएटली रश टू हॉस्पिटल. अरे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है हमें, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ने ही शादी लेट की थी. और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि आपका एक टेस्ट होगा, बड़ा नॉर्मल सा टेस्ट है, बट आपको हस्बैंड के साथ ही आना है. आई सेड ओके. मुझे नहीं पता था. दैट वाज अ टेरिबल, वेरी पेनफुल टेस्ट दे परफॉर्म्ड ऑन मी. एंड उसके बाद मेरी 4 दिन तक मैं बेड में से उठने की हालत में भी नहीं थी. क्या टेस्ट थे वो? HCG एक टेस्ट होता है जिसमें ट्यूब्स को चेक किया जाता है. अच्छा, बट व्हाई? आप तो सिर्फ 28 इयर्स के थे. इवन देन डॉक्टर्स, और जनरली अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि अभी 2-3 मंथ्स हुए हैं, वी आर नॉट कंसीविंग, तो डॉक्टर जनरली बोलते हैं कि आप जाइए 2 इयर्स ट्राई कीजिए फिर आइएगा. नहीं, एक्चुअली किस्मत कह सकते हैं हम. या हम गलत डॉक्टर के हाथ में पड़ गए थे, ये कह सकते हैं. तो उन्होंने नेक्स्ट मंथ में ही कहा कि आपको मेडिसिन देते हैं, आपके टेस्ट होंगे, हस्बैंड के साथ ही आना है. मैंने कहा ठीक है, वैसे भी वो जाएंगे ही, ऑफ कोर्स अकेले नहीं भेजेंगे. बट इट वाज अ टेरिबली पेनफुल टेस्ट. उसके बाद पता चला मेरी दोनों ट्यूब्स परफेक्ट हैं, सब कुछ अच्छा है. वी कीप ट्राइंग. और हम लोगों ने 5 साल तक ट्राई किया विद लॉट ऑफ नॉनसेंस थिंग्स जो डॉक्टर्स ने हमें बताई.
उसके Same बीच में doctor? नहीं, हम लोगों ने बहुत स्विच किए डॉक्टर्स। Okay. आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग देयर no, नेम no. क्योंकि हाँ. बहुत नामी डॉक्टर्स हैं वो बैंगलोर के। Okay. और उन्होंने मेरा IOI तक किया विदाउट चेकिंग द ट्यूब्स अगेन। Okay. वी वेस्टेड 3 साइकिल्स और डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली, एंड प्लीज शेयर दिस इन योर पॉडकास्ट, Sure. कि वुमेन्स आर ब्लेस्ड विद ओनली 400 एग्स इन देयर लाइफ टाइम। Okay. जैसे ही हमारी प्यूबरिटी स्टार्ट होती है 12-13 साल से और जब तक मेनोपॉज होता है, वी आर ब्लेस्ड विद रफली 400 एग्स। Okay. तो जो बेस्ट क्वालिटी एग्स होते हैं वो हमारे बहुत यंग एज में ही डिस्ट्रॉय खत्म हो जाते हैं एवरी मंथ। और जब हम शादी करते हैं तब हमारे पास ठीक ठाक सी क्वालिटी के एग्स बचते हैं, मीडियम क्वालिटी। Okay. तो डॉक्टर्स ने IOI किया और हर एक IOI साइकिल में वो 10 से 12-15 एग्स तक खत्म कर देते थे, क्योंकि वो हार्मोन्स देते, इंड्यूस करते थे जिससे ज्यादा एग्स बने, जिससे कंसीव करने के चांसेस ज्यादा हों। Okay. तो हम लोगों के 3 साइकिल्स वेस्ट हुए और इतने टेरेबली पेनफुल इंजेक्शंस होते थे जो डॉक्टर कभी भी IOI के प्रोसीजर से पहले नहीं बताते हैं। सिंपल कहते हैं नॉर्मल है, हो जाएगा। फॉर देम डेफिनेटली इट इज नॉर्मल, क्योंकि वो उन लोगों का डेली प्रोसीजर है। बट जो पहली बार जा रहा है कपल, उसको उसके लिए तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल नहीं है, बहुत पेनफुल है, मेंटली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। Right. So we wasted more than 20 lakh rupees on fertility treatments. Really? Yes. So Oh my God, and that's ये too चीजें, much. और ये चीजें ना इंश्योरेंस में भी नहीं आती। अच्छा, तो मतलब आपको अपना ही पूरा मनी डालना पड़ता अपना है? ही डालना पड़ता है और ये इंश्योरेंस सब में। क्या आपके पहले से ही आपको पे कर देने रहते हैं इन एडवांस? टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट। तो अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट में लगभग कितना का खर्चा रहता है, मतलब एक बार कराने? मैंने 17 साल पहले कराया था अपना IOI, तो उस टाइम मेरा पर साइकिल 25,000 रुपीज का खर्चा आया था। ओके। एंड वी वेस्टेड 3 साइकिल्स। और मेरे हस्बैंड ने तब भी यही बोला, डोंट बॉदर अबाउट मनी, मनी वी कैन ऑलवेज अर्न, बट मैं तुम्हारी बॉडी कहाँ से लेकर आऊंगा अगर जो वो खराब हो गई तो। राइट। मेरी इमोशनल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही थी डे बाय डे। तो डॉक्टर को पूछा मेरे हस्बैंड ने कि और कितनी साइकिल्स, लाइक व्हाई शी इज नॉट एबल टू कंसीव। डॉक्टर ने कहा हम लोग 3 साइकिल्स और ट्राई करेंगे, मिनिमम 6 साइकिल्स के बाद हम करते हैं ट्राई। तब मेरे हस्बैंड ने और मैंने एक US में डॉक्टर से कंसल्ट किया ऑनलाइन। तब उन्होंने हमें बताया कि इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। सबसे पहले ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, हर चीज को चेक करके ही करना चाहिए, ताकि फर्स्ट शॉट में ही कंसीव हो जाए, नहीं तो एग्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, वेस्ट होते रहते हैं। तो हम लोगों को तब समझ में आ गया कि नहीं, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट करेक्ट। देन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तब डॉक्टर ने प्रेशराइज किया हमको, नहीं यू शुड, हर बॉडी इज प्रिपेयर्ड। I mean, कमाने के लोगों को शर्म नहीं आती है, पैसे चाहिए तो भैया ऐसे ही ले लो, किसी के इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और ऐसी चीज जो हम दोबारा भी नहीं ला सकते। एग्स वेस्ट हो गए, स्पर्म्स तो ठीक है हस्बैंड दे देंगे, कितने सालों तक स्पर्म्स तो बनते रहते हैं, बट एग्स कहाँ से लाएगी वुमन एक। तो हमने कहा नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर, वी विल गो टू आवर नेटिव। तो मैं फिर दिल्ली चली गई। तब दिल्ली में जाके बहुत अच्छी डॉक्टर मिली, रूल आउट किया, डॉक्टर अर्चना धवन बजाज। शी इज अ वेरी गुड गायनेकोलॉजिस्ट, और बहुत मुश्किल से उनका अपॉइंटमेंट मिला था मुझको, क्योंकि बहुत बिजी डॉक्टर हैं। बट बेसिक ट्रीटमेंट में ही उन्होंने रूल आउट करके मुझे दे दिया। उन्होंने प्रॉपर चेकअप किया, तब उनको पता चला कि बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन मुझको यूट्रस में ट्यूबरक्लोसिस है, और उस वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। ट्यूब्स ठीक थी, लेकिन यूट्रस में ट्यूबरक्लोसिस था कि ये है। और बहुत सस्ती दवाइयाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे बैंगलोर में मुझे डॉक्टर्स ने बहुत एक्सपेंसिव मेडिकेशन दिया था, वैसा नहीं, बड़ी इकोनॉमिकल मेडिसिन ट्यूबरक्लोसिस की। साथ में मेडिसिन के साथ प्रॉपर डाइट, जो मैं अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सकूं, और मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, बहुत कुछ उन्होंने बताया कि यू नीड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन बी काम। ऐसा ना हो कि आपको एंजाइटी अटैक आ जाए या डिप्रेशन में स्लिप हो जाओ आप। तो फिर हम चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो जाता है ना, नेगेटिव लोगों से। वैसे भी हमारी सोसाइटी भरी हुई है कि किसी को अगर जो बच्चा नहीं हो रहा तो डोंट इनवाइट देम इन योर चाइल्ड्स बर्थडे। आपने ऐसा फील किया कभी? मैंने फील नहीं किया, मैंने
सहा है ये सब बैंगलोर जैसी जगह में रह के कि किसी की गोद भराई हो रही है, नहीं नहीं उनको मत बुलाइए, उनके बच्चा नहीं होता है। आई मीन व्हाट इज दिस? हम लोग पुराने जमाने में नहीं रह रहे। पुराने जमाने में लोग आउट ऑफ फियर नहीं बुलाते थे, हाय वो जो सह रही है हमें ना सहना पड़े, लेकिन उसको लोगों ने गलत उसमें लेके हम आई मीन हाईली एजुकेटेड लोग, मैं अभी भी ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ तो एब्सोल्युटली ओके, बट मैंने बहुत सहा है उस टाइम इमोशनली, और मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। ही यूज्ड टू चीयर मी, मैं जब चाहती थी मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके दिल्ली चली जाती थी। ये टाइम मैंने मतलब देखा है, आई लव दैट टाइम। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक बच्चा ना होने का जो दर्द था वो बहुत परेशान करता था। आपकी फैमिली में या इन लॉज कभी आपको ऐसा कुछ बोलते थे? ऐसा कुछ तो नहीं बोलते थे, बट यस दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी द चाइल्ड, राइट। उनका पोता पोती जो भी वो हो। सपोर्टिव थे आपसे? सपोर्टिव, बहुत हद तक सपोर्टिव थे। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ ने तो एक बार ये भी कहा था, छोड़ो बच्चा बच्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना शरीर मत खराब करो, ये सब कर्मों से होते हैं, बच्चा कौन सा कुछ करने वाला है तुम्हारा आगे, तुम लोगों ने हमारा कौन सा कुछ कर दिया, बेटर है किसी को गोद ले लो। और गोद लेके पालोगे तो शायद से अच्छा से कनेक्शन हो। तो लाइक इस केस में भी कहीं ना कहीं मैं अच्छी रही हूँ, मतलब किस्मत ब्लेस्ड रही हूँ कि उन्होंने फोर्स नहीं किया। एक टाइम आया तो उन्होंने कहा लीव इट, एंजॉय योर लाइफ। बट यस, एक दिन आई फील कि मुझे पीरियड्स नहीं आए, एंड देन मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने अपने आप को खुद को ही धीरे चलना, कम मिर्ची का खाना खाना, अच्छा म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद तो पता चला IVF से ही हुआ? नहीं, नेचुरली कंसीव हुआ। 2012 में आई कंसीव्ड फर्स्ट टाइम इन जनवरी 23rd January 2012 I got to know that I am pregnant. मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही we are out of this world and we rushed to hospital. And जब स्कैनिंग हुआ तो पता चला I am carrying twins. Oh wow! तो वो एक बहुत मतलब बहुत एक्साइटमेंट वाला फेज था, और मुझे पहले से ही मुझे ट्विंस चाहिए थे, टू बी ऑनेस्ट। या मेरी डिजायर थी कि आई वांट एक ही बार में काम खत्म हो जाए, एंड बेटा बेटी चाहिए थे मुझे, बट किस्मत को जो मंजूर था। तो आपके यूट्रस में इतना इन्फेक्शन हुआ था, कुछ भी हुआ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मेरे को डॉक्टर ने नहीं, मुझे डॉक्टर ने ट्रीट कर दिया था ना ट्यूबरक्लोसिस से, तो मेरा क्लियर हो गया था। तो इमीडिएटली आई कंसीव्ड ऑल्सो, बट वो तो भगवान को ही पता है। आई हैड अ मिसकैरेज, एक बच्चे को हैमरेज हुआ था, एक फीटस को, और उसकी वजह से, ब्लड लॉस की वजह से दूसरा भी डैमेज हो गया, तो आई लॉस्ट। सो ठीक है, जो भी है। That you conceived in 2012. So, and then दोनों आपके मिसकैरेज हो गया? हाँ, वो ट्विंस मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद and how did you come to know कि किसी को ब्रेन हैमरेज हुआ था? like I start bleeding. Okay. So in night after 8 p.m. then my husband immediately took me to hospital, and they immediately admitted me, and then they check and all, और तब उन्होंने कहा कि we will try to survive another fetus till morning. So they injected progesterone 400 throughout the night after 2 hours. Like again it was a very painful journey for me. तो ठीक है, मॉर्निंग में हो गया, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। बट मैंने उस टाइम भगवान जी से सिर्फ एक ही चीज कही, आपने मुझसे 2 मतलब मेरे ट्विंस लिए हैं, मैं ट्विंस ही वापस लेके हटूंगी आपसे। फिर मार्च में मुझे मिसकैरेज हुआ, जुलाई में मैंने फिर से कंसीव कर लिया, और फिर मिसकैरेज हो गया। दैट वाज अ मिस्ड अबॉर्शन, पता भी नहीं चला। आफ्टर 2 months वी गॉट टू नो दैट आई हैड अ मिसकैरेज। Okay, again. And then the procedure starts for almost 2 years. मैंने 2 साल में 5 मिसकैरेजेस मुझे हुए विदाउट एनी रीजन, जिसमें मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में रहती थी। लाइक तो आपकी बॉडी तो बहुत वीक हो गई होगी? बॉडी से ज्यादा मेरी इमोशनल जो था ना, ड्रेन्ड हो गई, बिल्कुल ड्रेन्ड हो गई थी। और मेरे हस्बैंड फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो गए थे क्योंकि इतना खर्चा, बट ही नेवर सेड एनीथिंग टू मी। इनफैक्ट एक सैचुरेशन पॉइंट ये आ गया था कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी मेरे लिए कि लेट्स हैव अ बेबी फर्स्ट एंड देन आई विल रीजॉइन। तो 3-4 महीने वो मेरे साथ रहे, बिल्कुल बच्चे के जैसे उन्होंने मुझे ट्रीट भी किया।
बट शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। देन एक टाइम आया कि फिर हम एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में लगे कि भैया अभी तो हाई टाइम हो गया, लेट्स सी। दो हम लोगों ने साइड देखा भी था एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स अपने, बट फिर दिखाया किसी को तो उन्होंने कहा कि देयर विल बी अ ब्यूटीफुल चांस कमिंग, बट ये थोड़े ही समय के लिए है। इफ यू विल एबल टू कंसीव तो आपको अपना बच्चा, आपका बच्चा हो जाएगा, नहीं तो बच्चा तो आप कर लोगे बट माइट नॉट बी योर्स, आपको शायद एग डोनर्स लेने पड़ेंगे और आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंड स्टफ लाइक दैट। तब इमीडिएटली हम लोगों ने सेकंड थॉट ना लेते हुए इमीडिएटली आई प्लान टू गो बैक टू दिल्ली एंड ट्राई विद IVF। तो डॉक्टर शोभा गुप्ता, शी इज अ वेरी नोन डॉक्टर, शी वाज अ क्लाइंट ऑफ माय सिस्टर। तो माय सिस्टर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो माय सिस्टर स्पोक टू हर कि ऐसे ऐसे है मेरी सिस्टर का केस, वुड यू एबल टू हैंडल, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज शी इज हैविंग अ वेरी लेस ड्यूरेशन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, सब कुछ उन्होंने बता दिया बिकॉज दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो डॉक्टर ने कहा यस यस डेफिनेटली इट विल बी अ चैलेंजिंग केस फॉर मी एज वेल बट आई विल सक्सीड। तो डॉक्टर शोभा गुप्ता का बहुत नाम है दिल्ली में, स्पेशली IVF केसेस और सरोगेसी केसेस। तो हम आपके माइंड में सरोगेसी थी कभी? मेरे माइंड में सरोगेसी तो नहीं थी, लेकिन मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं हमेशा बात करती थी, तो बस मैं यही उनको कहती थी कि मुझको देवकी बनना है, मुझे यशोदा नहीं बनना। आई डोंट नो, मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। तो एक था मुझे कि मैं यशोदा नहीं बनूंगी किसी की भी, देवकी बनूंगी और वो ही मुझे बनना है, चाहे मुझे अपना बच्चा दूर रखना पड़े XYZ, बट मैं यशोदा नहीं बनूंगी। तो सरोगेसी तो नहीं थी मेरे दिमाग में दूर दूर तक। एंड मेरे हस्बैंड बहुत न्यूट्रल थे इस चीज में, क्योंकि मैं इतने ज्यादा इमोशंस में थी, इतने सारे टर्मोइल्स, इतने कुछ चल रहा था लाइफ में कि वो काम थे बिल्कुल कि जैसे तुम कहोगी मैं वैसे कर लूंगा। तो ठीक है, वी वेंट टू दिल्ली एंड वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते थे। डॉक्टर ने उनको प्रोसीजर बता दिया कि यू नीड टू डू इट एंड यू कैन गो बैक एंड वी विल गो फॉर IVF। देन जब डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया तब शी गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट अगेन। ओह, बिफोर IVF अगस्त 2014। ओके। डॉक्टर ने कहा अरे आप तो प्रेग्नेंट हो, भगवान करे सब्सटेन हो जाए, आई विल ऑल्सो ट्राई टू कीप दिस बट चांसेस आर लेस। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ मेडिकेशंस दिए, कुछ इंजेक्शंस दिए कि शायद से सस्टेन हो जाए, बट विद इन अ वीक आई हैड अ मिसकैरेज। तब मेरे दिमाग में, दिल में पर्टिकुलर रीजन क्यों आपके इतने मिसकैरेज? एक्चुअली वो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो शायद से रिकवर, मतलब वापस से आ जाता है। ओके, इन्फेक्शन आ जाता है, तब फिर से मुझको यूट्रस के ऊपर और राइट ट्यूब में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो उस वजह से तब डॉक्टर ने जब क्लीनिंग DNC किया तब उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, फर्दर रिस्क विद यू। तब उन्होंने हिस्ट्रोस्कोपी और एक और टेस्ट कुछ किया था, दैट वाज अगेन पेनफुल टेस्ट, बट वो बेहोश करके ही किया था, एनेस्थीसिया में ही किया था, बट स्टिल इट वाज अ पेनफुल प्रोसीजर। फिर उन्होंने कहा कि देयर वाज अ इन्फेक्शन, वी नीड टू वेट फॉर 1 month and then we will start your procedure of IVF. Then I said ठीक है, whatever, I was in my parents house, सब कुछ अच्छा ही था वहाँ पे, वेदर अच्छा हो गया था, फेस्टिविटी थी, तो मैंने कहा ठीक है। तब 1 महीने के बाद डॉक्टर ने एकदम बम सा मेरे सर पे फोड़ दिया कि रितु योर AMH levels are extremely low because of your AMH होता है एग्स की क्वालिटी, हमारी क्वालिटी कितनी बची है एग्स में, मतलब वो कंसीव करने लायक हैं कि भी नहीं है। अच्छा, तो मैं बहुत शैटर्ड हो गई थी। देन आई सेड कि मुझे यशोदा नहीं बनना, आई डोंट वांट टू गिव चाइल्ड, आई डोंट वांट टू हैव चाइल्ड जिसमें मुझे किसी का डोनर एग लेना पड़े। तब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि वो एक बिंदी जैसा होता है, टाइनी सा, और कुछ नहीं, सब कुछ आपका होगा। आई सेड नो, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई डोंट वांट। इससे बेटर है कि मैं जो कोई बच्चा है मैं उसको अडॉप्ट करके पाल लूं। बट
ऐसे मेरे को नहीं चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है ना मेरा नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए कि यस आई हैव माय ओन चाइल्ड। वो एक होता है ना स्टिग्मा सोसाइटी में से हटाने के लिए, अपने ऊपर से काला दाग जिसे हम कहते हैं कि अरे वो नहीं माँ बन सकती है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अब अपने भगवान के ऊपर बिलीव करो, मैं अपनी साइंस पे बिलीव करती हूँ, और आप जो भी कहो मुझे डोनर एग आपके लिए रेडी करना ही पड़ेगा। डोनर एग, क्योंकि आपकी सिस्टर से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं और मैं उनको नाराज नहीं कर सकती। आपके इमोशंस आपकी जगह सही हैं, बट आप प्रैक्टिकल होके 5 साल 10 साल बाद सोचोगे ना, तब आपको मेरी ही बात सही लगेगी। तो तब मैंने बिल्कुल कहते हैं ना कि छोड़ दिया था भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। आई सेड ओके, यू डू योर कर्मा, आई विल डू माई कर्मा। एंड देन आई स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। आई वॉज वेरी काम, सेटल्ड, एक ठहरा हुआ समुद्र जो होता है ना, जो रामेश्वरम में है, जहाँ पे तूफान नहीं आता, एकदम काम हो गई थी मैं कि आई एम रेडी टू receive miracles and surprises in my life. I am enough. These were my 2 affirmations. 15 साल पहले की, सॉरी 10 साल पहले की बता रही हूँ मैं बात, जब लोग affirmations को जानते भी नहीं थे। बस मैं सारे दिन यही रिसाइट करती रहती थी मन मन में, I am enough, I am complete, I am a complete woman. बस पूरा दिन मेरे दिमाग में एक यही चीज चलती रहती थी। मेरे नीज एंड नेफ्यू मेरे पास रहते थे, मैंने मेरी सिस्टर को बोल दिया था लेट देम बी विद मी, ताकि आई फील, बिकॉज मैंने हमेशा मदरली फील किया है उनके साथ। तो बस ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई आईवीएफ की। वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल इंजेक्शंस होते हैं, जो डॉक्टर्स ये कहते हैं कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो वो हमें मसल में दिए जाते हैं, वो नर्व्स में नहीं, मसल में, हाथ की मसल में या स्टमक की मसल में, और बहुत हैवीनेस हो जाती है। एक्सट्रीमली पेनफुल इंजेक्शंस होते हैं, हिम्मत वाला ही कोई झेल सकता है वो इंजेक्शंस। तो स्टार्ट हुई जर्नी, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ माय लाइफ। तब डॉक्टर ने मेरा अक्टूबर में ट्रीटमेंट शुरू किया, दशहरे वाले नवरात्रि के फर्स्ट डे से 2014, और होते होते अहोई अष्टमी जो होती है, करवा चौथ के 4 दिन बाद आती है, डॉक्टर ने वो दिन डिसाइड किया इंसेमिनेट करने के लिए। तब तक जाओ था वो, मतलब एक लेवल पे आ जाता है, आई डोंट रिमेम्बर द टेक्निकल वर्ड। तो उस टाइम बहुत चांसेस रहते हैं कि वो यूट्रस की वॉल पे जाके स्टिक हो जाएगा एंड इट सर्वाइव। देन आई डू एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ पूजा, बट हाँ मैं अहोई अष्टमी को बहुत मानती हूँ। बच्चों को देने वाली, किया जाता है ना, बच्चों के लिए किया जाता है। मैंने बहुत अच्छे से पूजा की एंड आई वेंट टू माय डॉक्टर्स क्लिनिक, और अच्छे से प्रोसीजर हुआ। डॉक्टर ने मुझे बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइंस दी थी, और आई एम एक्चुअली लिविंग दोज डेज राइट नाउ विद यू। और मेरे भांजा भांजी हर वक्त मेरे सामने बैठे रहते थे, एंड यू वोंट बिलीव मेरे ट्विंस जो हैं दोनों अपने कजन्स की कॉपी है। मेरा बेटा अपने भाई की कॉपी है, मेरी बेटी अपनी बहन की कॉपी है। तो जब मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे जब हुए, तब उन्होंने गोदी में लेके फोटो क्लिक करवाई, तो हर कोई सरप्राइज्ड हो गया कि इतने साल के बाद उनके कैसे दोबारा बच्चे हो गए। और I mean that was a beautiful phase of my life. कंफर्म हुआ मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर डॉक्टर ने कंफर्म किया आई एम हैविंग ट्विंस। तब मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि भगवान, तब मैंने आपको गुस्से में बोला था कि आपने मेरे से जुड़वा बच्चे लिए, जुड़वा वापस लूंगी, बट थैंक यू फॉर गिविंग मी ट्विंस अगेन। और बहुत सुंदर सी जर्नी रही, पेनफुल रही, बहुत डेंजरस जर्नी रही, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ी थी मुझको। बहुत चलने के ऊपर, खाना पीना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड था मेरा सब कुछ। एंड देन आई केम बैक टू बैंगलोर। मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड थे, क्योंकि ट्विंस के अंदर बच्चों का प्लेसेंटा जो होता है वो थोड़ा लो होता है। तो मुझे एक डॉक्टर ने एडवाइस किया, बैंगलोर के डॉक्टर ने, कि गो फॉर अ यूट्रस स्टिच। मैंने भी सोच लिया अरे एक बार स्टिच हो जाएगा यूट्रस तो मिसकैरेज के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। बट देन मेरे दिल्ली के डॉक्टर ने मुझे समझाया कि यूट्रस स्टिच करा देते हैं तो और प्रेशर आ जाता है वहां पर। आई मीन डॉक्टर्स को चाहिए कि प्रोज एंड कॉन्स समझ के ही किसी को गाइडेंस दें, नहीं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ना करें, क्योंकि
पैसा वो कमा सकते हैं, लेकिन Actually, this is a process, means this is a money minting process, means you can't help. we cannot help. We cannot help. Some doctors are there कि जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, और कुछ होते हैं कि जिनके लिए किसी की लाइफ मैटर नहीं करती और सिर्फ पैसा मैटर करता है। मैंने दोनों तरह के डॉक्टर्स देखे हैं। See, I am into this industry, autism and all. So what I have learned is no commission without commission. Sorry, no prescription without commission. So I know the black side of this industry, pharmaceutical companies का। Anyhow, हम दिल्ली आए, बैंगलोर आ गई मैं वापस से, और हम लोगों ने ओवम हॉस्पिटल में दिखाया। वहां पर तो और भी है मनी मेकिंग, माय गॉड। तो उन लोगों ने डिलीवरी के लिए हमें 3 लाख रुपीस कोट किए, और कहा कि ट्विंस हैं, 10 दिन मिनिमम रखने पड़ेंगे, 1 दिन का खर्चा दोनों बच्चों का 10,000 रुपये आएगा, और डिलीवरी का और उसमें सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस में वो कुछ भी कवर नहीं होगा। क्यों? आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोटोकॉल। व्हाट आई नो 70 to 80% तो कवर होता है। व्हाट दे सेड कि नो, नथिंग विल कवर, होल ओनली अगर जो आपका सिजेरियन होता है तो थोड़ा सा पोर्शन आपका 10-20%, अदरवाइज NICU का खर्चा, आपका खर्चा कुछ भी कवर नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने कहा नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज। बट फिर डॉक्टर ने क्या बोला, मेरी बेटी बहुत चंचल थी पेट में भी, तो एक दिन वो ओवरलैप करके अपने भाई के ऊपर चढ़ गई थी, और मुझे ब्रीदिंग शॉर्ट ब्रेथ हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड को इमीडिएटली रश हमें हॉस्पिटल करना पड़ा, और डॉक्टर ने बस ये बोल दिया आपके दोनों बेटे बहुत बदमाश हैं। और ये चीज हमें ट्रिगर कर गई, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर, एक बेटी की माँ थी, और जब उन्होंने कहा दोनों बेटे, तो मेरे हस्बैंड उनपे बहुत गंदी तरीके से चिल्ला पड़े कि आप कैसे कह सकते हो, इंडिया में तो ये बैन है कहना, और आप क्यों कह रहे हो 2 बेटे हैं, आप ये भी कह सकते हो 2 बेटियां हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं उसको भी, और बेटा बेटी तो कुछ नहीं होते, आप बच्चे कहिए। उन्होंने पूरा लेक्चर डॉक्टर को दे दिया, एंड वी सेड कि रिटर्न आवर फाइल, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस हॉस्पिटल। शायद से बेस्ट डिसीजन था वो। देन वी वेंट टू CMH हॉस्पिटल, एंड एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। सिर्फ 60,000 रुपीज लगे हमारे वहां पे, फुल्ली इंश्योर्ड, सब कुछ इंश्योरेंस में हुआ, और कोई NICU वगैरह का कोई ड्रामा कुछ नहीं था, एंड सब कुछ हेल्दी से आराम से हम लोग अपने बच्चों को घर लेकर आए। बहुत अच्छी से मेरी फिजिकल रिकवरी हुई, जो इतना 9 महीने मैंने स्ट्रेस सहा है, पेन सहा है, वो 5 दिन के बाद लिटरली खत्म हो गया था। और वो स्टिचेस का भी पेन, आई वॉज सो हैप्पी, लाइक कुछ भी, मेरा फिजिकल पेन खत्म था, मेरा सोल का पेन खत्म था, इमोशनल मुझे कोई पेन नहीं था। आई वॉज कंप्लीटली इन पीस, सरीन लाइफ थी मेरी। एंड सब लोग, अरे ट्विंस हुए हैं, बहुत खुशी की बात है, आपको एक ही बार में बेटा बेटी मिल गए। मैं हर एक को यही कहती थी, भगवान ना करे जो जर्नी मैंने देखी है वो किसी को भी देखनी पड़े। It was extremely painful journey, but the end was superb. End was superb. End result बहुत अच्छा था, क्योंकि भगवान ने आपको आपकी सारी टेस्ट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा दिया, और आपका फेथ था, आपके एफर्मेशंस थे। Yes. So that was knowing you now. I have gained a respect for you. Oh, Seriously. thank you so much. मेरे 2 नॉर्मल हैं, फिर भी मैं हमेशा ग्रीव करती रहती कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ। सीरियसली मैं ऐसा करती थी कि मेरा फर्स्ट बेबी के बाद ना सेकंड, मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला था, तो मैं बोली थी नहीं और नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी पेनफुल। और आप तो इतने सारे पेन्स के थ्रू गए, एंड स्टिल यू वांटेड, हैट्स ऑफ टू यू, मीन सीरियसली, थैंक यू। तो ऐसे आपने बोला कि आपकी मदरहुड जर्नी बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ, एंड चल रही है अभी बहुत अच्छी, बहुत टचवुड बहुत स्मूथ, एंड माय किड्स आर माय रोल मॉडल एक्चुअली। ओके, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई एम डूइंग अगेन, आई थिंक मुझे भगवान ने ही शायद से किसी मकसद के लिए पैदा किया, लाइक आई हैव कुछ है गाइडेंस जो भगवान ने मुझे किसी पर्पस के लिए पैदा किया है, कि यू हैव टू बी अ रॉक सॉलिड स्टोन फॉर एवरीबडी अराउंड यू, यू नीड टू बिकम अ लाइट। रहता है ना पानी के अंदर, समुद्र में लाइट हाउस, आप लाइट हाउस हो दुनिया के लिए, तो इजी डायरेक्शंस दिखाने के लिए। मेरी प्यारी जर्नी रही, दोनों बच्चों का खाने का, पीने,
उनका सुसु पॉटी का टाइम भी एक एडजस्ट कर दिया था मैंने, यस, क्योंकि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी जब मैं प्रेग्नेंट थी कि हाउ टू रेज ट्विंस विदाउट एनीबडी सपोर्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब थी, वो तो ऑफिस में काम करेंगे या बच्चों को देखेंगे, राइट। तो मैं अकेले सिंगल हैंडेडली संभाला है मैंने बच्चों को। आई डिडंट टुक एनी सपोर्ट फ्रॉम हेल्पर ऑल्सो। यस, वो घर का काम के लिए है, बट मेरे बच्चों को कोई नहीं छुओ। इतने साल मैंने जो मिस किया है, आई जस्ट वांट टू चेरिश दोस मोमेंट्स। सब कुछ आपने एक एक मोमेंट को एकदम ग्रैब कर लिया, बहुत अच्छे से ग्रैब करके, लाइक मैं 10 घंटे डिस्कस बता सकती हूँ मेरी जर्नी। इतना एंजॉय किया है मैंने मेरे मदरहुड को। तो उन दोनों को मैंने एक ही बेड पे सुलाया, मैं बीच में सोती हूँ आज तक। मैं 10 साल के हो गए, आज तक मैं बीच में सोती हूँ। यस, आई को स्लीप विद माई किड्स और आई डोंट हैव एनी शेम, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना 4 साल 5 साल के बाद बच्चों को अकेला सुलाओ। नो, आई कांट स्लीप विदाउट देम। तो मैं अभी भी को स्लीप करती हूँ उनके साथ। डे 1 से मैं बीच में सोती हूँ, एक इधर अकॉर्डिंग टू देयर ए एंड बी साइड। लाइक लेफ्ट साइड में मेरी डॉटर, वो लेफ्ट साइड में ही थी स्टमक में भी, और राइट साइड में मेरा बेटा। आज तक ऐसे ही हम सोते हैं। और जब वो वूम में थे तब मैंने एक म्यूजिक गुनगुनाती थी, गाना गुनगुनाती थी उनको काम करने के लिए अंदर। पैदा होने के बाद भी सेम गाना गुनगुनाया, जब भी वो रोए तो वो इमीडिएटली काम हो जाते थे। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग आई लर्न। और एक ही, वो लोगों ने एक ही बेड पे सब कुछ किया है, एक रोता है एक सोता है, ऐसा नहीं कि दोनों जाग गए, दोनों ने परेशान किया। नो, बोथ वर एट सेम टाइम, एक साथ सब कुछ एक साथ किया है मैंने। तभी शायद मेरे लिए बहुत इजी रहा। एंड आई एंजॉयड देयर लाइक फर्स्ट 2 years। वो ट्रबल 2 वाला पीरियड भी मैंने बहुत इंजॉय किया है, जब बच्चे इधर उधर सब कुछ करना शुरू करते हैं। बट यस, एक टाइम आया जब हमने मेरे बेटे को, मतलब दोनों बच्चों को MMR वैक्सीन दिलवाया। और मेरा बेटे को मम्स हो गए उससे आफ्टर 1 week। और वो था भी एकदम जॉनसन बेबी, क्यूट सा, गोलू मोलू। तो उसका ये सोलन हो गया। तो मैं मेरे बच्चों का खाना खुद ही बनाती थी। मैं खाना बना रही थी मॉर्निंग में, वो आके उसने मुझे पाँव में हक किया जोर से और रोने लगा। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, एंड आई टच्ड हिज फेस एंड ही क्राइड मोर। तो मेरे हस्बैंड ने देखा, बोले क्या हुआ? मैंने कहा देखो कुछ हुआ है। तो ही टच्ड एंड ही सेड ये तो मम्स लग रहे हैं। एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज मम्स एंड ऑल। तो मैंने कहा आपको कैसे पता मम्स है? तो बोले नहीं मुझे मालूम है, लेट्स गो टू हॉस्पिटल। ही वाज वेरी काम एट दैट टाइम, मेरे हस्बैंड। मुझे भी लगा कुछ हुआ होगा, लेट्स गो। तो हम गए और डॉक्टर ने कहा मम्स हो गए हैं। मैंने डॉक्टर को पूछा अभी 1 week 10 days पहले ही तो हम लोगों ने MMR का दिलवाया है, वो तो मम्स का ही मीजल्स रूबेला का इंजेक्शन था। बोले नहीं, इट हैपेंस। फिर मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा मेरी बेटी को तो नहीं हुए, इसी को क्यों हुआ? तो डॉक्टर सही से जवाब नहीं दे पाए कुछ। तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने कहा आपने तो इतने एक्सपेंसिव इंजेक्शंस लगाए थे, कैसे हुआ? आई नीड अ एक्सप्लेनेशन। वो डॉक्टर नहीं दे पाए। तो वो फोटो क्लिक करने लगे प्रिस्क्रिप्शन की। तब मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने कहा ये पागल है क्या डॉक्टर? मैं पूछ रही हूँ और ये फोटो क्लिक कर रहा है। मैंने कहा फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो? कि नहीं हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी में भेजना। मैंने कहा मतलब मेरे को सही में आई वॉज कम्प्लीटली, एक तो मैं वैसे ही लॉस्ट था, मुझे ऑलरेडी गुस्सा था और बच्चों को लेके मैं थोड़ा पॉजेसिव हूँ, अपने ही नहीं दुनिया के सारे बच्चों को लेके मैं पॉजेसिव हूँ। तो मैंने डॉक्टर को ऑलरेडी गुस्से में थी, मैंने वो वैक्सीनेशन कार्ड उठाया, फाड़ के वहीं पे फेंक दिया। मैंने कहा ले ले, अब ले ले तू फोटो इसकी। एंड आई लिटरली स्टार्ट स्क्रीमिंग ऑन डॉक्टर। और मैंने कहा डीन को बुला ले तू अपने। एंड आई यूज फाउल वर्ड्स and I have no shame of using those foul words. And I said, मतलब I simply said at that time कि तू दिल्ली में होता ना तो अभी तक तू मर चुका होता। और दुकान खोल के रखी है, व्हाट नॉट, मुझे तो पूरा याद भी नहीं है। बट मेरे हस्बैंड बहुत डर गए थे कि दिस इज नॉट आवर सिटी। और कुछ भी पुलिस कॉल हो गई तो तब मैंने बहुत धमकी वमकी भी दे डाली थी बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। तो ठीक है, जो भी हुआ डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तू भाड़ में जा, मेरा बेटा ठीक हो जाए फिर मैं तेरे को देखती हूँ कि मैं क्या करूंगी तेरा। देन हफ्ते भर में ठीक हो गया जिज्ञांश। और उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि उसकी स्पीच ही नहीं डेवलप हो रही थी बिकॉज ऑफ द थ्रोट इन्फ्लेमेशन। मेरी बेटी बोलने लगी और MMR का उसको वैक्सीन इंजरी इतनी बुरी हुई
कि ठीक तो हो गया गला, लेकिन उसके बाद उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो गया। एंड हम लोग जैन हैं तो हम लोगों का खाना जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, सात्विक है हमारा, नॉन वेजिटेरियन या बाहर का खाना, जैम सॉस, ये जो बच्चों को खिलाते हैं लोग, टेट्रा पैक्स, जूसेस, केक्स, ये हम लोगों ने दिए ही नहीं कभी बच्चों को। तो भी उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ उसकी नाक बहने लगी ऑल ऑफ अ सडन। नेम रिस्पॉन्ड चला गया। नेम रिस्पॉन्ड मतलब ऐसे गया कि जैसे वो दूर बैठा है और मैं पीछे से आवाज लगा रही हूँ तो वो नॉर्मल बच्चा पलट के देखता है, उसका वो नेक मूवमेंट चला गया। और हम लोग बहुत परेशान हुए, करते करते ऐसे 3-4 महीने निकल गए। फिर मेरी बेटी बोलने लगी, फिर लोगों का फालतू का जो ज्ञान बांटते हैं, बॉयज आर लेट टॉकर्स, लड़के देर से बोलते हैं, लड़कियां जल्दी बोलती हैं। मैंने भी मान लिया कि अच्छा ठीक है, लड़के देर से बोलते हैं, क्योंकि इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं थी शायद तब। तो थोड़े दिन के बाद मैंने कहा अरे नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है, लड़कियां जल्दी बोलती हैं। मैंने कहा माइलस्टोन्स जो बच्चों के होते हैं शुड बी ऑन टाइम। देन आई स्टार्ट स्टडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऑटिज्म का मुझे तब भी नहीं पता था, बस मुझे ये पता था कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। मुझे स्पीच डिले का भी मतलब नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अपनी मदरहुड में अपने ऑलरेडी पास्ट पेन्स को लेके इतना ज्यादा, मतलब मेरा दिमाग ऑलरेडी नम था, और उसकी बोलना ना बोलना और तबीयत खराब ने मुझे अंदर तक बिल्कुल फ्रीज कर दिया था, ऐसे हो गया था। लेकिन आई स्टार्ट स्टडिंग, क्या है, क्या रीजन है। एमएमआर बेसिकली मैंने पढ़ना शुरू करा, क्योंकि उसके बाद ही उसको रिग्रेशन हुआ जो भी हुआ। तो देन आई गॉट टू नो कि ये तो कुछ ऑटिज्म है। ऑटिज्म के बारे में पढ़ा, दुनिया भर के वीडियोस देख डाले। I mean, ये हालत हो गई कि मैं छोटी छोटी चीजों को ऑटिज्म से कनेक्ट करने लग गई थी। और देन वी वेंट टू स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ कर्नाटक, बैंगलोर, इंदिरा नगर। मैं नाम ले रही हूँ और आप प्लीज हेजिटेट नहीं करना इसको शेयर करने में। और वहां गए हम लोग पहली बार। वहां पे जाके एक नया ही वर्ड के बारे में पता चला कि लोगों के पेन पॉइंट्स दबा के, पेरेंट्स के पेन पॉइंट्स को दबा के अलग ही टाइप का माफिया है ये तो एक। पहले मुझे लगता था इनफर्टिलिटी दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है, जहाँ पे कपल माँ बाप नहीं बन सकते तो उनको कैसे भी करके फाइनेंशियली लूटो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि छोटे छोटे बच्चों के नाम पर तो और भी ज्यादा लूटा जा सकता है माँ बाप को। और वहां पर हम लोगों को लिटरली 2 घंटा बैठ के ऐसे स्क्रूटनाइज किया गया है कि हम लोगों के पास अपना अपार्टमेंट क्यों नहीं है, हमारी सैलरी कितनी है, हम पढ़े लिखे कितने हैं। I mean, मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए थे बीच में उठ के, क्योंकि वो प्री डायबिटिक थे तब। तो जो लेडी थी हमारे साथ, उन्होंने मुझको ये पूछा, मैडम आपके हस्बैंड ने जो सैलरी बताई है वो सही है ना? आई सेड हाँ सही होगी, मुझे नहीं पता एक्चुअली में उनकी सैलरी, मुझे आज भी नहीं पता उनकी सैलरी। तो मैंने कहा ठीक ही बताई होगी। फिर मैंने कहा ये मुझको बार बार सैलरी क्यों पूछ रही है? अगर जो कम या ज्यादा जो भी बताई होगी मुझे पता भी है तो मैं इसे क्यों बताऊं? और इसने यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है मेरे बच्चे का, इसको हमारी सैलरी से क्या मतलब है? फीस तो हम कहीं से भी देंगे ना। वो चीज मुझे बहुत गंदी तरीके से ट्रिगर हुई। हम आ गए इंटरव्यू देके अपना, उन्होंने कहा कि ठीक है नेक्स्ट वीक आप अपने बेटे को लेकर आओ और हम उसको चेकअप करेंगे। उस बीच में हम कई डॉक्टर्स के पास और चले गए, क्योंकि एक हफ्ता कौन रुकता है। तो नाम नहीं बता सकते हैं, अगेन सॉरी। गए पहले डॉक्टर के पास, जाते ही उसने कहा इट्स लुक लाइक अ बॉर्डर लाइन ऑटिज्म। ओके, बहुत जोर से झटका लगा था दिमाग में, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी ऑटिज्म पहले। ठीक है, एनी हाउ भरोसा नहीं हुआ। देन वी वेंट टू अनदर डॉक्टर। वहां गए, वहां उसने बॉर्डर टू माइल्ड पे ले आया विद इन अ वीक। फिर एक और डॉक्टर के पास गए, वो बोला नो ये तो इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ऑटिज्म। तब तो मतलब मेरी ये हालत हो गई कि वाई मी, मतलब भगवान ने सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में छाट छाट के प्लग इन की हैं। पहले बच्चे नहीं हो रहे थे और फिर हुए तो ऐसे। आई मीन वाई मी? वो फेज वॉज द वर्स्ट फेज। शायद इनफर्टिलिटी वाला फेज भी मेरे लिए इतना टफ नहीं था जो मैंने वो 1 महीने में मेरी जिंदगी में देख लिया। क्योंकि वहां एक ये तो तसल्ली थी ना, बच्चे हो जाएंगे। यहाँ बच्चा होके ऐसा हो गया, वॉज अ पेन। बहुत खराब फेज था वो मेरी लाइफ का।
मेरी ये हालत हो गई थी कि सुसाइड कर लूं दोनों बच्चों को लेके। फिर ठीक है, मैंने मेरे हस्बैंड से कहा आई डोंट वांट टू लिव हेयर, आप मुझे दिल्ली भेज दो, मेरी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। उनको भी दिख रहा था कि इतनी चीयरफुल रहने वाली, मतलब मैं सच्ची में दुनिया के हर एक दुख को भगा सकती हूँ, आई एम सच अ चीयरफुल पर्सन। बट तब वो भी शैटर्ड हो गए कि इनफर्टिलिटी में भी इतना नहीं मैंने सहा जो मैंने मेरे बच्चे के साथ इस टाइम सह लिया। तो उन्होंने टिकट करा दी, और टिकट करा के मैं पैकिंग वैकिंग भी कर रही थी, वी वर हैविंग वन नैनी। तो एक दिन देखा कि किसी ने नीचे से माईगेट ऐप में एंट्री की है, मैंने अप्रूव भी कर दी। मैंने कहा शायद कुछ सामान है, कुछ है। तो मैंने फोटो देखी तो मैंने कहा अरे ये मैंने स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में इस आदमी को देखा है, ये यहाँ क्यों आया है? हमने तो उनको मना कर दिया, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू और वी डोंट वांट टू कम टू यू। एनी हाउ, बस पता नहीं मुझको क्या मेरे दिमाग में आई, मैंने मेरे दोनों बच्चों को उन अक्का के पास, अक्का बोलते थे हम जो नैनी थी, अक्का के पास छोड़ा और मैं आई लिटरली रैंड। मैं स्टेयर से 5th फ्लोर से नीचे स्टेयर से भागी हूँ कि लेट मी सी व्हाई दिस पर्सन केम। मैंने लिफ्ट का भी वेट नहीं किया था, और मैं नीचे गई तो वो नेम प्लेट चेक कर रहा था, स्कैन कर रहा था, क्योंकि हमने वहां पे स्पेस्टिक सोसाइटी में ये बोला था कि हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, वी डोंट ओन अ हाउस हियर, वी आर ऑन रेंट। तो वो यहाँ पे चेक करने आया था कि वी ओन द हाउस, और हमने झूठ बोला या सच बोला। आई मीन एक, और अगर जो बच्चे में भगवान ना करे, चाहे ऑटिज्म है चाहे नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी इंस्टीट्यूट के पास ये राइट नहीं है कि पेरेंट्स को एक इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह बैठ के स्क्रूटनाइज करें। वो ये चेक करने आया था कि हमने वहां सच बोला या झूठ बोला। अरे तुमको क्या करना है, वेदर वी ओन द अपार्टमेंट और डोंट। तो जब उसने मैंने देखा वो हमारा नाम ढूंढ रहा है, तो मैंने दिखा दिया, ये रहा लिखा हुआ है नाम, हमारा है अपार्टमेंट, बोलो क्या करोगे? मैंने कहा हाउ डेयर यू कम हियर। मैंने कहा शैल आई कॉल द पुलिस? मैंने कहा शैल आई कॉल द मीडिया? नहीं मैडम, मैं जस्ट ऐसे ही आया था। मैंने कहा व्हाट डज इट मीन, आप जस्ट का क्या मतलब है आपके लिए? आपने क्यों आके हमको इंटेरोगेट किया? आर वी क्रिमिनल्स? हमने कोई बैंक फ्रॉड किया है? मेरे हस्बैंड किसी लड़की को भगा के कहीं ले गए हैं? लाइक आई यूज्ड एवरी बैड थिंग। और वो घबरा गया, वो आदमी भागने लगा, एंड देन माय सिक्योरिटी होल्ड हिम टाइट। मैंने कहा भैया एक तो पहले इसकी शक्ल देके यहाँ पे लिखो कि इस तरीके का आदमी दोबारा घुसना नहीं चाहिए, चाहे हम अप्रूव ही कर दें गलती से। एंड देन आई मेड अ कंप्लेंट। जिस लेडी से हम मिले थे मैंने उनको फोन करके, क्यों भेजा? नहीं मैडम ये जर्नल इंक्वायरी है। आई मीन ऑटिज्म अगर जो किसी बच्चे को है, ऑटिस्टिक है बच्चा, तो पेरेंट्स को इस तरह से नहीं करना चाहिए इंटेरोगेट, सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर। तो मुझे दिल्ली जाना था, वैसे भी मैंने कहा भाड़ में जा। एंड देन आई वेंट टू दिल्ली, देन आई वेंट टू वन डॉक्टर, माय फादर्स फ्रेंड। उन्होंने कहा बेटा ऑटिज्म होता है, अभी रैपिडली राइज भी हो रहा है, बट इट्स नॉट लुक लाइक ऑटिज्म। इन्फ्लेमेशन गले में आपके बच्चे के हुआ था MMR वैक्सीन की वजह से, जिसकी वजह से अभी भी है, देखो स्टिफनेस। उन्होंने प्रेस किया, उन्होंने 3-4 चेकअप किया, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ऑटिज्म नहीं लग रहा मुझको, तुम थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि वो हमारे 2 जनरेशन से डॉक्टर रहे हैं। तो फैमिली डॉक्टर, हाँ फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब उनके फादर ने भी मेरी ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में ट्रीटमेंट दिए, तो वी वर हैविंग अ गुड बॉन्ड विद हिम। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आप घर में करो, जो आप लोग जैन लोग करते हो ना डाइट के ऊपर, अपना करो, सब ठीक हो जाएगा कि ये ऑटिज्म है करके। फिर मैंने तो वैसे ही, हम लोगों का सात्विक था भोजन, हम लोगों ने बच्चों को कभी भी उल्टा सीधा कुछ दिया ही नहीं है। देन अगेन मैंने सब कुछ वापस से और टाइट कर दिया। देन आई स्टॉप डेयरी, क्योंकि वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, नाक बहना। दूध तो मेरी दादी भी जब हम छोटे थे खांसी जुकाम होते ही दूध बंद कर देती थी राइट, कि नहीं और कोल्ड कफ हो जाएगा। तो दादी नानी वाले, मम्मी ने जो बताया, पापा ने जो बताया, मैं 2-3 महीने वहीं रही और वही सब करना शुरू किया। और मजे की बात, मेरा ब्रदर बहुत छोटा है मुझसे, तो मेरा नाम ऋतु है, मेरे हस्बैंड का नाम आशीष है। तो मेरा ब्रदर उसको पूरा दिन बिठा के अपनी गोदी में, चिकू एथू बोल, एची बोल, मतलब हमारे नाम को बिगाड़ के उसने 15 डेज के अंदर मेरे भाई ने उसको एथू और एची बोलना सिखा दिया। अच्छा।
तो उसको कोई भी पूछता है चीकू तेरी मम्मी का नाम क्या है, वो एथू पापा का नाम क्या है, एची। तो मेरे पापा भाई सब बोले कि देखो, बल्कि मैं भाई को मारा अपने कि तूने ये क्या सिखा दिया इसको। तो बोला कि दीदी तू शुक्र मना, इसने एथू एची किया है, अगर जो ये माँ बहन की गालियां देता वो भी बोलता ना तो भी प्रसाद बांट कर आता, क्योंकि बोलने का ही तो प्रॉब्लम थी। बोल पड़ा, खत्म कहानी, कुछ नहीं है इसको, ही इज हैप्पी एंड हेल्दी। आप मानेंगे नहीं कि मुझे ना मेरे घर में एक एक जन ने ऐसे पकड़ के, इसको कुछ नहीं है, ये इज एब्सोल्युटली राइट, इस जैसे यहाँ पे मुझको बार बार टैप कर रहे हैं। मुझे बहुत टाइम लगा ये बिलीव होने में, क्योंकि जब डॉक्टर और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको कहते हैं ना कि आपके बच्चे में ऑटिज्म है, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ऑटिज्म, तो वो अंदर तक बात जाती है पेरेंट्स के, और वो कहीं ना कहीं दिमाग में रजिस्टर हो जाती है, चाहे बच्चे में सिम्टम्स हैं, चाहे बच्चा रिकवर कर रहा है, लेकिन वो शब्द ना जाते नहीं है पेरेंट्स के दिमाग से। मुझे बिल्कुल बिठाया गया मेरे दिमाग में इसको कुछ नहीं है। तब मुझे करीब करीब 6 से 8 महीने लगे थे, मतलब 2-3 महीने वो दिल्ली के और बैंगलोर आके 5-6 महीने मुझे लगे थे। मैंने मेरे बेटे को 100% रिवाइव कर लिया था। एंड ही वॉज जस्ट 2.7 2.8, पट 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 बोलता था वो। और बाय गॉड्स ग्रेस उसके कॉग्निटिव स्किल्स इतने तेज थे कि मैं उसको खाना खिला रही थी, मैंने टेडी बियर का नाइट सूट पहना था, मैंने बच्चों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे जिसमें वर्ड्स लिखे हैं, कार्टून्स बने हैं, ताकि बच्चे देख देख के सीखें। तो मैंने टेडी बियर का, भालू का बियर का पहना हुआ था, और उसमें शायद बच्चों की सब्जी मुंह पे लगी हुई थी, और मेरा बेटा क्या बोला, मम्मी बियर इज ईटिंग हनी। 3 साल का मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि मैंने कोई स्टोरी सुनाई थी कि बियर हनी खाते हैं, और वो मुंह पे, मतलब मेरी टी शर्ट पे येलो कलर देख के मम्मी बियर इज ईटिंग हनी। आई मीन वो मुझको, मैं शॉक्ड थी, सरप्राइज में शॉक थी कि इतने छोटे बच्चे में इतने स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव स्किल्स कैसे हैं। फिर थोड़े दिन के बाद उन लोगों की एक फ्रेंड बनी, वो बंगालीज थे, वो फिश खाते हैं। तो मेरा बेटा उस दिन एक दिन बोला, मम्मी यू नो बियर्स आर बंगाली। मैंने कहा बियर्स आर बंगाली? नहीं बेटा, बियर्स एनिमल होते। नहीं मम्मी बियर्स आर बंगाली, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं पता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाउ, देखो बंगाली फिश खाते हैं, बियर भी फिश खाता है, दैट्स व्हाई बियर्स आर बंगाली। मुझको जब वो ये मतलब मुझे बार बार ये महसूस कराता था कि मम्मी मैं एकदम ठीक हूँ, आप ही पागल हो, रिमूव दोस वर्ड्स जो डॉक्टर ने आपको बोले थे। एंड देन हमारा क्लीनिंग हो रहा था पूरी विंडोज का, तो पिजन्स ने आके उस पर शिट कर दिया फिर से, और मेरा बेटा तब हो गया था 3.25 3.5 साल का, वो बहुत गुस्से में, अभी तो साफ कराया है हमने इतने पैसे देके, और पिजन ने आके शिट कर दिया। मम्मी ये कहाँ रहते हैं पिजन्स? मैंने कहा देखो वहां पे होल्स बने हैं, वहां पे रहते हैं, इनके घर में बाथरूम नहीं बने हुए हैं क्या, जो ये हमारे घर आके सुसु पोटी करते हैं? अभी मेरे को मैनेजर अंकल को बोलना पड़ेगा, हमारा दोबारा से ग्लास साफ करवा दो। मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा भाई तू चुप होने का क्या लेगा? तब मेरे हस्बैंड बोले, ये देखो ये एक पागल माँ है जो पहले मरने को हो गई थी जब इसका बेटा नहीं हुआ, और अब ये कहती तू चुप होने का क्या लेगा। तब तक मैंने 5-6 फेसबुक में ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे पेरेंटिंग के, ये स्पीच डिले, ऑटिज्म एंड ऑल, जो मैं मेरे बच्चे के साथ करती थी, मैंने वहां पे अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू कर दी थी, और लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था मुझको, और पर्सनल मैसेजेस आने लगे, रिकवरीज आने लग गई, ऐसे मेरी ये जर्नी शुरू हुई पेरेंटिंग की। सो आप इस वजह से इस प्रोफेशन में आई, पेरेंटिंग एंड स्पीच डिले। ओके, दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड इट। यस, क्योंकि मैंने 8-9 महीने में ना मैंने जिंदगी के सारे रंग देख लिए थे, राइट, और सारे अप्स डाउन सब कुछ मैंने 8 महीनों में देख लिया था। मैंने ये भी देख लिया था कि एक डॉक्टर जिसे हम भगवान मानते हैं, उसका एक शब्द हमें बना सकता है और हमें खत्म भी कर सकता है। क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा ये दिमाग से निकालने में कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं है, और था भी तो सब कुछ हो गया ठीक। तो
मैंने एक्चुअली में, लोग कहते हैं ना कि हम ब्रेन स्ट्रोमिंग करते हैं किसी भी वेंचर को स्टार्ट करने से पहले, मैंने कोई ब्रेन स्ट्रोमिंग नहीं की। भगवान ने मेरी पेन स्ट्रोमिंग की थी, जहां पे मैंने इतना पेन को स्ट्रोम किया है ना, इतना लोगों के इमोशंस को समझा है। जब मैं पेरेंट्स की किसी भी पोस्ट को पढ़ती थी, मैं कैसे उनसे रेजोनेट करती थी, कैसे कनेक्ट करती थी, और कैसे मुझे फिर भी पैनिक अटैक्स आते थे, क्योंकि मैंने भी तो वो समय जिया है ना। तो अपने शेयर करती थी, पर्पसली उनके नंबर मांगती थी, आई वांट टू टॉक टू यू, मेरे पास कुछ सोल्यूशन है, आप सुनो उसको, करना हो ना कर। यू वोंट बिलीव कि कुछ लोग तो मुझे कहते थे, आर यू क्रेजी, आप कुछ क्या कहते हैं, डेटा माइनिंग कर रहे हो हमारे ग्रुप से। फिर मैं, और आई एम अ इनोसेंट सोल, आई एम अ प्योर सोल, मैं यही कहती थी, व्हाट इज डेटा माइनिंग, मैं कुछ डेटा माइन नहीं कर रही हूँ। I just want to support parents. I just want to share my journey with them. तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने trying to help them. I genuinely try. Till date I am trying to help. So मैंने पेन स्ट्रोम जो किया, मैंने देखा पेरेंट्स कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, हेल्पलेस, आई मीन हेल्पलेस, स्लीपलेस नाइट्स, स्पाउस हस्बैंड वाइफ की लड़ाई। बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, मेरे हस्बैंड की मेरे बेटे को लेके कभी भी लड़ाई नहीं हुई कि बिकॉज ऑफ योर कर्मा आई एम हैविंग दिस चाइल्ड, तुझे ही बच्चे चाहिए थे। मेरी तो फैमिली ने भी मना कर दिया था, नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दो, तुझे ही चाहिए थे, बिकॉज ऑफ योर कर्मा आई एम हैविंग। नो, कभी नहीं, ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। मतलब ऐसे पीछे से इनविजिबल हाथ थे उनका सपोर्ट के लिए मुझ पे। डोंट वरी, आई एम देयर, मे बी नॉट फिजिकली बट आई एम देयर फॉर यू। तो जब मैंने देखा पेरेंट्स कैसे रोते हैं, और धीरे धीरे मैं पेरेंट्स से कनेक्ट की, तब मुझे पता चला कि हस्बैंड्स ने छोड़ दिया वाइफ को कि बिकॉज ऑफ योर कर्मा मेरे भाग्य में ये बच्चा है, मुझे नहीं पालना है ये बच्चा। तो आई हैव लॉट्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स इन माय जर्नी। तो तब मुझे मैंने बहुत सहा है, मैं पेरेंट्स के साथ बैठ के लिटरली रोई हूँ। और देन आई गॉट अ केस फ्रॉम व्हाइटफील्ड। शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। तब उनका भी आया था, उन्होंने कोई रिप्लाई मेरा किसी में पढ़ा था, एंड शी फॉलोड दैट इंस्ट्रक्शंस। कुछ रिकवरी उनकी हुई, देन शी कनेक्टेड विद मी। फिर मैंने उनको बिना कुछ के, मुझे तो मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनल कर सकती हूँ वेंचर को अपने। तो मैंने उनको कुछ कुछ चीजें बताई, मैंने कहा आप अपडेट मी आफ्टर 15 days। शी अपडेटेड मी, बहुत अच्छी 15 दिन में ही रिकवरी हुई, जो उनके थेरेपी सेंटर ने 6 महीने में नहीं दिया था उनको, वो बच्चे में उन्होंने 15 दिन में देख लिया। फिर उन्होंने मैसेज किया कि व्हाट नेक्स्ट, ऐसे करते करते हमारे 2 महीने निकल गए। और 2 महीने के बाद शी आस्क्ड माय अकाउंट नंबर। मैंने कहा अकाउंट नंबर किस लिए चाहिए आपको मेरा? मेरे पास नहीं है बैंगलोर में अकाउंट, मेरा तो हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट है। बोली मैम जो भी है आप दीजिए मुझको। मैंने कहा बट व्हाई यू वांट? कि आई जस्ट वांट टू पे अ ग्रैटिट्यूड, मैं आपको फीस देना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने फीस के लिए नहीं किया, आई सफर्ड, आई लर्न, आई सपोर्ट, दैट्स इट। आपका बेटा मेरे बेटे जैसा है। बोली नो मैडम, वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन 2 lakh rupees इन थेरेपी सेंटर्स इन पास्ट 1 year ओनली, जहां पे हमें 5-10% भी रिजल्ट नहीं मिला। और आपके सपोर्ट के बाद मेरे बच्चे में टच वुड ऐसी स्पीडी रिकवरी हुई है कि आज वो सेंटेंस फॉर्म कर पा रहा है 2 महीने में। तो फीस तो मैं दूंगी। मैंने भी आउट ऑफ कर्टसी, ठीक है अकाउंट नंबर दे दिया, क्या बहस करूं किसी से, नंबर दे दिया। एंड शी डिपॉजिटेड 25,000 रुपीज। और मेरे हस्बैंड का ऑफिस से फोन आया, रितु तुम्हारे नाम से ऐसे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, किसने किया है? ऐसे मुझे नहीं पता किसने किया है, मुझे भी नहीं पता था। देन शी सेंट फोटो स्क्रीनशॉट कि मैंने मैम डिपॉजिट किया है। तब मैंने कहा इतने सारे पैसे, आई मीन। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, it means whatever you are doing from your pure heart, it is giving benefits to others. तो तब से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। Then I start studying properly. Then I like 80% of my cases are referral cases. Parents used to tag me in different Facebook groups कि do connect with, और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वाओ, वेरी इंस्पायरिंग। इमोशनल जर्नी है ये, रादर देन ये प्रैक्टिकल मनी के लिए नहीं, मनी के लिए तो नहीं है जर्नी।
ओके, तो मीन्स आप मोस्टली पेरेंट्स को आपका मोटिव रहता है हेल्प करने का. What Actually, you have gone through, yes. you want कि without any delay, yes. any harassment, you want to help them. Wow. Great. So मैंने बहुत पढ़ाई की उसके बाद. I studied 20 hours with little twins. और as I said कि बच्चे twins पालना is the easiest job in this world. तो they are very settled. रिकवर होने के बाद their bonding is awesome, amazing. और बहुत अच्छे से इनके कॉग्निटिव स्किल्स मेरे बच्चों के अच्छे हैं. तो मेरे को पेरेंटिंग की जर्नी बहुत स्मूथ है. Okay. तो मैं अपना टाइम 100% दे पाती हूँ. बहुत पेरेंट्स पूछते हैं अरे हाउ यू आर वर्किंग, पूरा दिन आप Manage. कैसे काम मैनेज कैसे कर. It's such a beautiful blissful journey I am into. Okay. आपका ये आंसर शायद बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प करेगा. कैन यू एक्सप्लेन अस द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशली इन द अर्ली ईयर्स. कैसे होना चाहिए, क्या पेरेंट्स किससे रेजोनेट करने चाहिए, कैसे उनको पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है या बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है. ओके, सो सबसे पहले तो आज के दिन हम लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं. राइट. बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग प्रोफेशनल्स. तो अपने प्रोफेशन में दे आर सुपर परफेक्ट. बट पेरेंटिंग में शादी के वक्त, शादी से पहले कोई हमें पेरेंटिंग की गाइड नहीं देता है, कोई रोड मैप नहीं देता है जो देना चाहिए. तो मेरा एक ये बहुत मतलब आई कैन रिक्वेस्ट ओनली कि जब भी आप पेरेंटिंग को चाह रहे हो कि वी वांट टू बिकम अ पेरेंट, गो फॉर अ काउंसलिंग. ओके. गो फॉर अ प्रॉपर गाइडेंस. 9 महीने कैसे आपको पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि पेरेंटिंग तो तभी स्टार्ट हो जाती है व्हेन यू कंसीव. राइट. तो आज के दिन मदर्स जो हैं बहुत स्ट्रेस में रहती हैं. प्रेशर, वर्क प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, कंपटीशन है. हस्बैंड वाइफ के भी बहुत लड़ाई होती है क्योंकि ईगो नहीं मैच करती. राइट. तो मदर पूरा टाइम स्ट्रेस में रहती हैं, जिस वजह से आज के दिन ADHD इज ऑन द राइज. Okay. क्योंकि when you are, these are the reasons ADHD. Yes. Okay. Because and delay marriage is also one of the reason. Delay marriage overall, yes, of course, our hormones are disturbed. Of course, quality of eggs, hormones, our stress level, like so many things counts. हमारा energy level is also low. तो कई बार हम भी surrender कर देते हैं कि बच्चा जो कर रहा है करने दो. I don't want to get up. Okay. Right. So पेरेंटिंग से पहले यस आई विल एडवाइस कि जरूर से आप काउंसलिंग करवाएं अपनी, क्योंकि अगर जो आपको पता है कि आपको 9 महीने कैसे रहना है तो आगे की जर्नी स्मूथ हो जाएगी आपकी. और आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म भी देंगे. सॉरी टू डिस्टर्ब, कट यू इन बिटवीन. ये क्या डिफरेंट है? जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल आप प्रीनेटल थोड़ा बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो ये उससे डिफरेंट पेरेंटिंग. प्रीनेटल गाइडेंस में जर्नली वो हेल्दी फूड, लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, माइंडफुलनेस के बारे में डिस्कस करते हैं. इट इज सिमिलर बट यस काउंसलिंग इज नीडेड, क्योंकि विद काउंसलर यू कैन ओपन अप विद योर स्ट्रेस लेवल्स. है ना. तो दैट इज रिक्वायर्ड नाउअडेज. और बच्चा होते ही यू नीड टू बी वेरी लाइक अटेंटिव टुवर्ड्स अ चाइल्ड, स्पेशली फर्स्ट 3 months. क्योंकि हम लोग को लगता है अरे छोटा सा बच्चा है, ये इस पे क्या ध्यान देना है. भूख लगे दूध पिला दो, गीला हो तो चेंज कर दो, क्लीन कर, और कुछ नहीं इतना नोटिस करना पड़ता. बट फर्स्ट 3 months आर वेरी वेरी क्रूशियल इफ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स देयर स्किल्स. राइट. इसमें सोशल स्माइल है, जैसे बच्चे की हेड मूवमेंट है, फिस्ट है, जो भी बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट है, स्लीप. आज के दिन जो भी हम ऑटिज्म के केसेस देख रहे हैं, ADHD के केसेस देख रहे हैं, उसमें मेजर कारण है स्लीप. बच्चे की नींद नहीं है प्रॉपर, बच्चे का स्टमक नहीं है ठीक. तो आपको अपने नवजात बच्चे के साथ, न्यू बॉर्न बेबी के साथ ये चीज बहुत नोटिस करनी है फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट 3 months में स्पेशली, कि बच्चा 1 महीने के बाद पहचानने लगता है आवाज को, मम्मी की, जो भी केयर टेकर होता है उनकी. और 3 महीने तक आते आते रूम में कोई आता है तो पलट के देखना, सोशल स्माइल देना, मुस्कुराना, ग्रिप आ जाती है बच्चे की, कोई भी टॉय को पकड़ के, और नहीं तो बच्चा अपने हाथों के साथ खेलने लगता है. राइट. वो चीज, उठने की कोशिश जो बच्चा करता है, वो चीजें, ये कॉग्निटिव स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सब चीजें अगर जो हम बहुत छोटेपन से देखना शुरू करते हैं तो इम्पैक्ट करता है बच्चे की
हमारे आगे की पेरेंटिंग की जर्नी की, बच्चे की अगर जो कुछ भी डेवलपमेंटल डिले है और जो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑटिज्म में स्लिप हो सकती है, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। पेरेंट्स का खान पान, जो मदर का स्पेशली है, स्ट्रेस लेवल, क्योंकि इफ यू आर स्ट्रेस एंड यू आर फीडिंग योर चाइल्ड, वो ही सब चीजें बच्चे के अंदर भी जाएंगी। और एक माइंडफुलनेस होनी चाहिए बच्चे के अराउंड। बहुत छोटेपन से देखेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 6 months ऑनवर्ड्स बहुत घरों में नमक और चीनी देना शुरू कर देते हैं। अरे बच्चे को टेस्ट कैसे आएगा? बच्चे के टेस्ट बट 16-17 महीने के बाद जाके डेवलप होते हैं। और बच्चे के जो गट है वो 2 साल तक डेवलप हो रहा होता है। उसमें अगर जो हम बहुत जल्दी चीनी या नमक को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो अभी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बट लेटर जब बड़े हो जाएंगे ओल्ड एज में, उनको लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं वो जल्दी होने लगेंगे, क्योंकि वही चीज नमक और चीनी उनकी बच्चे की बॉडी में रम जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आफ्टर डिलीवरी मदर का केयर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मदर का हेल्थ ठीक है तो बेबी ऑटोमेटिकली अस्टेबल बेबी रहेगा। ट्रू दैट। ओके और मैं ये कह सकती हूँ कि ADHD आजकल इसलिए भी राइज हो रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है एंड मदर डोंट हैव एनी हेल्प। यस, एंड शी इज ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। एग्जैक्टली, हमेशा खुद ही हाइपर रहती हैं वो, अब ये करना है, अब ये करना है। राइट, कहाँ सिटिंग स्पैन वुमेन्स का ही नहीं है। तो वो ही चीज बच्चे में भी जाएगी। राइट, तो माइंडफुलनेस शुड बी देयर व्हेन यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली और फिजिकली। पहले का दिन होता था तो 40-45 डेज मदर और बेबी को मतलब दोनों को सेम केयर दिया जाता था। ना मदर को ही उठ के कहीं जाना था, उसको भी बेड पे ही आपको सारा फैसिलिटी, स्नान कराने के लिए भी एक लेडी दी हुई है, बॉडी मसाज। तो ये मतलब उस समय जो किया जाता था ये एक एसेंशियल पार्ट है, वी कैन से दैट। यस, डेफिनेटली एक इमोशनल सपोर्ट जो मदर से या मदर इन लॉ से या किसी भी और फीमेल से मिलता था, अब वो नहीं मिलता। राइट, और वो एक जब मदर के पास पूरा टाइम है वो आराम से रेस्ट भी कर पा रही है और अपने बेबी को भी अच्छे से सपोर्ट में नर्चर कर पा रही है। फ्री ना, शी इज फ्री। हाँ, उसको 10 तरह के काम नहीं है कि ये भी करना है, मुझे किचन में जाना है, ये करना है। तो नाउ शी इज फ्री एंड उनकी बॉन्ड अच्छी हो रही है, रिलैक्सेशन। ओके, गॉट इट। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ कि बच्चा हुआ हॉस्पिटल से घर आए एंड नोबडी इज एट होम एंड द मदर इज ऑन हर ओन। बट एक अच्छी चीज अब ये हुई है न्यूक्लियर फैमिली में कि फादर्स आर मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देयर न्यूबॉर्न। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे उनको ऑफिस जाना ही है। दैट इज ट्रू। दे आर हेल्पिंग, नो डाउट, दे आर हेल्पिंग जितना वो कर सकते हैं। ट्रू, बट एंड ऑफ द डे स्लीपलेस नाइट मदर की ही होती है। एंड आफ्टर द फादर गोज अवे पूरे दिन भर उसी को जगना होता है। और तो वहां पे कॉर्टिसोल लेवल जो वुमेन्स का हाई होता है, दैट इज द रीजन वुमेन्स इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। दे डोंट वांट टू गेट अप, दे डोंट वांट टू लाइक रेडी। एक्चुअली मैंने बहुत ये मदरहुड का दिस पॉडकास्ट अनुभव, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया था। तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि हमारे एंशिएंट कल्चर में क्या करते थे कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती थी तो उसको एक गॉडेसेस की तरह ट्रीटमेंट मिलता था। उसका खाना पीना एकदम अलग, बिल्कुल सात्विक भोजन, अच्छा खाना, गंदगी से दूर। उसको जनरली लाइट कलर के ड्रेसेस पहनाए जाते थे और स्पिरिचुअल बुक्स कितनी पढ़ते, स्पिरिचुअल बुक्स दिया जाता था, रीड किया जाता था हमेशा उसके आसपास। और इवनिंग में स्पेशली, ताकि उस समय क्योंकि नेगेटिविटी बहुत हाई होती है तो उनको वो धुआं और ये सब जला के, धूप जला के वहाँ बैठाए जाते थे, नज़र उतारी जाती थी। और यही चीज़ उसके डिलीवरी के बाद भी, ये नहीं कि सिर्फ डिलीवरी तक तो आजकल भी बहुत लोग ये सब करते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद भी टू अनदर 9 months ये चीज़ होता था। तो इसीलिए शायद उस समय के बच्चे जो बड़े होके महाराणा प्रताप और बड़े बड़े लोग बने थे, तो मे बी दिस विल बी अ रीजन कि ऐसा हुआ। और आजकल के बच्चे उस क्वालिटी के नहीं हो पा रहे हैं। दैट इज ट्रू, इवन वी आर सो काम। हम लोग भी हर तरीके का स्ट्रेस ले पाते हैं। राइट, आगे आने वाली जनरेशन क्या लेगी, क्योंकि अब देखिए 20-22 साल के बच्चे जो हैं
एकदम टीनेजर्स, दे आर स्लिपिंग इनटू ऑटो इम्यून डिजीज, बाइपोलर डिजीज, ADHD। आई मीन टीनेजर ADHD तो समथिंग के बिना मेडिकेशन के चलेगा ही नहीं उनका। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल इन देयर लाइफ, दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर स्ट्रेस। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी डिलीवरी के बाद मीन्स आई एम फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस इन माय लाइफ, और ऐसा कुछ मेजर कुछ बीमारी नहीं है कि ना ही मुझे थायराइड है, ना ही डायबिटीज है, जो मुझे देखते साथ सारे डॉक्टर्स को लगता है। लेकिन एंड ऑफ द डे सारे प्रोसीजर के बाद मुझे सारे डॉक्टर ने एक ही चीज कहा, योर बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, यू नीड टू रिलैक्स। वो चाहे मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, चाहे वो स्किन केयर के पास गई हूँ, चाहे मैं जनरल फिजिशियन के पास गई हूँ, एंड ऑफ द डे उनका बस एक ही चीज रहता है, योर बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, काइंडली रिलैक्स। ये आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यू आर विजुअलाइजिंग कि देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स, सॉरी, सो स्टॉप दिस एंड रिलैक्स, मेडिटेट। तो मुझे एंड ऑफ द डे ये पता चला कि हम सारा प्रॉब्लम्स खुद इनवाइट करते हैं, होती नहीं है एक्चुअली। हम लोग जबरदस्ती फालतू चीजें सोच लेते हैं। बच्चे को भी कुछ हो ना हो, थोड़ा सा कुछ हो, सबसे पहले हम करते हैं गूगल, अरे मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, और गूगल आपको n नंबर ऑफ चीजें दे देगा कि आपके बच्चे को ये भी है, वो भी है, और फिर यू आर रनिंग टू द डॉक्टर, और डॉक्टर भी फिर आपको समटाइम्स मिसगाइड कर देते हैं, एंड यू लैंड योरसेल्फ इन अ ट्रबल। आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? मेरे पास ऐसे ही केसेस आते हैं। ओके, मेरे पास 100% केसेस आते हैं परेशान होके। और मैक्सिमम टाइम रेफरल केसेस आते हैं जहाँ पे हर चीज गूगल्ड होती है, और वो लोग यही कहते हैं, मैडम 10 चीजें हमें गूगल पे मिल गई बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें, राइट। हम ये भी ट्रेट बच्चे में ढूंढते हैं, ये भी ट्रेट, मतलब जो भी गूगल में लिखा है ना, ऑटिज्म, अभी ऑटिज्म तो बोलते ही नहीं है, इट इज लाइक टर्न इनटू ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो स्पेक्ट्रम बन गया है, तो हम जो स्पेक्ट्रम में है सब बच्चे के साथ हमारे मैच करते हैं कि ये ट्रेट नहीं दिख रहा, ये ट्रेट आ गया है, ये ट्रेट चला गया है, तो नहीं करना चाहिए। गूगल इज द वर्स्ट थिंग। नहीं करना चाहिए। वो डायरेक्ट आप काउंसलर के पास जाके यू कैन टेक किसी भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाके, जो मनी माइंडेड नहीं है, जो ट्रांसपेरेंसी से आपके बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी है, जो बच्चे को बिहाइंड द डोर्स ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, पेरेंट्स के सामने बिठा के करवा रहा है, जिसमें पेरेंट्स भी सीखें। तो कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ कॉमन डेवलपमेंट बताइए बच्चों का, मेंटल डेवलपमेंट, तो पेरेंट्स ये समझ पाए, क्लियर हो जाए कि नहीं मेरा बच्चा नॉर्मल है। ओके, तो हम छोटे बच्चे से ही शुरू करते हैं। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं जिनमें कोई भी डिले नहीं, न्यूरोटिपिकल बच्चों की बात करें तो वो हर एक के नाम पे रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी बुला रहा है। राइट फ्रॉम व्हाट एज? 6 months कह सकते हैं। ओके, और अगर उसका नाम हम पुकारे तो वो तो रिस्पॉन्ड करते हैं, हेलो करते हैं, बाय करते हैं, और डोरबेल बजती है तो भाग के आते हैं, क्रॉल करके, और ट्राई टू गिव सोशल स्माइल टू एवरीवन। नए लोगों के पास नहीं जाते हैं, स्ट्रेंजर्स के पास थोड़ा पीछे हट जाते हैं, शर्मा जाते हैं जिसे हम बोलते हैं, शेक हैंड नहीं करते हैं, जल्दी से मिलते नहीं हैं, और किसी को भी अपने रिलेटिव को बहुत दिनों के बाद भी देखेंगे तो पहचान लेते हैं, राइट। और वॉइस रिकॉग्निशन भी होने लगती है, मींस मदर के वॉइस को पहचान, वॉइस रिकॉग्निशन बच्चे को 3 months ऑनवर्ड्स होने लगती है। ओके, कि मदर का वॉइस है, फादर का वॉइस है। हाँ, बिल्कुल। वहीं से सोशल स्किल्स, उनकी सोशल स्माइल डेवलप हो जाती है। वो मम्मी पापा की आवाज सुन के दे स्टार्ट मूविंग देयर बॉडी विद एक्साइटमेंट की कोई है उनका अपना नजदीक, तो वो उनको बहुत जल्दी हो जाती है बच्चों को। क्रॉलिंग प्रॉपर टाइम पे होती है, हैंड होल्डिंग, उनका फिंगर फूड अच्छे से टाइमली पकड़ते हैं, वॉकिंग टाइम से स्टार्ट हो जाती है, स्लीप में कोई इशू नहीं होता, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं होता बच्चों को, या लूज बावल्स नहीं होते, मतलब बच्चे फिजिकली बीमार नहीं पड़ते जल्दी से, और हर एक तरीके का खाना खा पाते हैं बच्चे, और लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह अकेले बैठ के खेलना, और पार्क में होते हैं तो लॉस्ट नहीं होते हैं, दे विल कीप आई ऑन देयर पेरेंट या केयर गिवर, कौन लेकर आया है, नहीं तो बच्चा इतना ध्यान नहीं देता। और इसी तरीके की जर्नल, ये बेसिक है जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, बट जहां पे हम बात करें स्पेशल नीड चाइल्ड की, वो आई कांटेक्ट नहीं देते हैं,
अगर जो आप उनका नाम बोले जा रहे हो तो भी दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, पलट के नहीं देखेंगे हु इज कॉलिंग, वेदर दे आर पेरेंट्स और नॉट। और उनकी तबीयत, पेट खराब रहता है, हर तरीके का खाना नहीं खा पाते हैं वो बच्चे। से गट हेल्थ पुअर होता है। यस, सो गट इज आवर सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और अभी तो साइंस ने भी मान लिया है, जैसे वो बोलते हैं कि वीट नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, या तो ये सब प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चों को? हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि वीट में ग्लूटेन होता है और डेयरी में केसीन होता है। तो मेरे बेटे ने खुद भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सहा है, तो हम लोगों ने भी उसका डेयरी 100% बंद कर दिया था, क्योंकि केसिन से उसको कॉन्स्टिपेशन और कोल्ड कफ हो गया था। और आयुर्वेदा के हिसाब से भी अगर जो बच्चे में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेटेड है, तो बच्चे को कोल्ड कफ होगा ही होगा। अगर हम बोले कि हियरिंग से स्पीच डिले का कोई रिलेशन हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर जो बच्चे को ठीक से बहुत छोटेपन में, कई बार बेरा टेस्ट जब हम कराते, कई हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं जन्म के समय बेरा टेस्ट, तो बच्चा अगर जो ठीक से सुन नहीं पा रहा तो सुनेगा नहीं, तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा। राइट। सेकेंडली, जैसे कोई तबीयत खराब हुई, टॉन्सिल्स बढ़ गए, एडेनॉइड्स हो गए, तो वहां पे गले में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस वजह से भी बच्चे की स्पीच नहीं डेवलप होती, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेस हो जाती है। राइट। तो स्पीच डिले, ऑफ कोर्स अगर जो फिजिकल कोई हेल्थ इशू है बच्चे को, तो उस वजह से बच्चे का स्पीच डिले हो सकता है। क्लिफ्ट लिप होते हैं बच्चों को, उसमें बच्चे नाक से कोशिश करता है बोलने की, सर्जरी के बाद क्लियरिटी की एक्सरसाइजेस करानी पड़ती है। तो देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड स्पीच डिले। हो सकता है। राइट। सो ऐसे तो ये एंडलेस पॉडकास्ट हो सकता है। आई हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट नाउ, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट हमें पॉडकास्ट एंड करना है। सो एनीथिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट वुड यू लाइक टू से अबाउट? पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें, सबसे पहला। क्योंकि मेरे घर का एटमॉस्फेयर और सामने वाले के घर का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, सिचुएशन सब कुछ डिफरेंट है। माइलस्टोन्स जो होते हैं बच्चों के, वो सबके एक जैसे ही होते हैं। हफ्ता 2 हफ्ता, वीक, 10 डेज आगे पीछे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर जो फ्यू मंथ्स का गैप आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा डिले है काफी, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट, डोंट वेट कि किसी घर वाले ने कह दिया, हमने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देख लिया कि बच्चे का ये पीरियड अच्छा नहीं है तो नहीं बोलेगा। नो, अर्लीस्ट द इंटरवेंशन, फास्टर एंड क्विकर द रिकवरी। सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक क्लोथ है, उसमें 6 होल हो गया है, तो अगर जो हम उसको तुरंत इमीडिएटली रिपेयर कर देंगे, भर गया, खत्म। अगर जो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो होल बड़ा होता जाएगा, रिपेयर में टाइम लगेगा, रिपेयर का पैच दिखेगा। सेम हैपेंड विद अर्ली चाइल्डहुड। इफ यू फील समथिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो बिलीव ऑन योर इंस्टिंक्ट। राइट। अगर जो आपको लगे, इमीडिएटली रश टू डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक, स्पीच थेरेपिस्ट, काउंसलर्स हु आर कोचिंग पेरेंट्स नाउअडेज। क्योंकि कई बार थेरेपिस्ट के पास भी जब हम जाते हैं तो ज्यादातर वो लोग कमरा बंद करके अंदर बच्चे को सिखाते हैं। से एक सिंपल रीजन होता है उन लोगों के पास पेरेंट्स को बोलने का, कि अगर जो बच्चा आपके सामने रहेगा तो वो कुछ सीखेगा नहीं। मेल्टडाउन है, रोएगा, आपके पास आने की जिद करेगा। लेकिन जब हम बहुत छोटे बच्चे के, मान लीजिए 3-4 साल बच्चे से डील कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बच्चा एक छोटे से रूम में एक स्ट्रेंजर के साथ बैठ के कुछ सीखेगा? राइट। तो मेरा यही फोकस है और मैं यही करती हूँ कि मैं पेरेंट्स को ही सिखाती हूँ, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डू फ्रॉम डे 1। अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, कोई 1 घंटे के सेशन की जरूरत नहीं है। 10-10 मिनट भी अगर जो आपने अपने बच्चे को दिन में 2-3 बार दे दिए, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। क्योंकि इफ पेरेंट्स आर इक्विप्ड, पेरेंट्स को पता है कि ये करने से मेरा बच्चा बोलेगा, या जो बिहेवियर इश्यूज हैं, या ऑटिज्म है, या ADHD है, इफ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द लाइफ स्टाइल, इफ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द लाइफ स्किल्स ऑफ द चाइल्ड, राइट, तो बच्चे की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है वो अच्छी होगी, सुधरेगी। जो उसकी सेल्फ रेगुलेशन है वो सुधरेगी। ब्रेन बैलेंसिंग जो बच्चे की है,
अपनी चीज को देख के इवैल्यूएट करके अपने दिमाग से यूज करना, राइट? वही होता है थेरेपी सेंटर में इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज। लेट्स से हम स्मॉल एंड बिग का कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो वो स्मॉल एंड बिग का कंसेप्ट्स लीगो से, टॉयज से, इन चीजों से समझाते हैं। जब हम घर में 24 घंटे बच्चे के साथ बिग बॉल, स्मॉल कार, बिग कार, जब हम पूरा दिन करेंगे तो उसके बच्चे के दिमाग में ये कंसेप्ट रजिस्टर हो, राइट? तो इफ पेरेंट्स आर इक्विप्ड दे कैन डू वंडर्स, राइट? तो इंस्टिंक्ट पे अपने बिलीव कीजिए, ना कि किसी के भी सजेशंस पे। जो हम आजकल बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा अपने दिन में से प्लान कीजिए। पेरेंट्स को प्लान करना चाहिए कि बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी टाइम। एंड क्वालिटी टाइम, बेस्ट टाइम जो होता है वो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, एज सून एज योर चाइल्ड वेक अप। जो फर्स्ट 10 मिनट्स होते हैं और जो लास्ट के 30 मिनट्स नाइट के होते हैं, आई थिंक ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है किसी भी पेरेंट के लिए निकालने बच्चे के लिए। वो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में बहुत, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। डिस्कस करो अपने, जैसे 3-4 साल का बच्चा है, अगर जब शुरू से ही हैबिट डाल दोगे नेक्स्ट डे प्लान करने की, आपको ये करना है, ये करना है, मम्मा को ये करना है, पापा को ये करना है, तो बच्चा शुरू से ही रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, मम्मी को शायद से कल इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तो मम्मी माइट नॉट एबल टू गिव दिस मच टाइम। तो बच्चे को पहले से ही पता है, तो नेक्स्ट डे मेल्टडाउन, टेंट्रम्स, इमोशनल कप, दिस दैट होगा ही नहीं, और मदर्स भी गिल्ट में नहीं रहेंगी, राइट? क्योंकि बीइंग अ मदर इज अ गिल्ट ड्राइव थ्रू आउट द लाइफ। ट्रू। तो अपने बच्चे के साथ डिस्कस कीजिए अर्लीस्ट, क्योंकि उससे एक्सप्लेन देम, डिस्कस विद देम, वोकैबुलरी डेवलप होगी, उनको सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी, राइट? तो दिस वे वी कैन डेफिनेटली मेक अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड, और घर का भी एनवायरनमेंट थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, प्लेजेंट रहेगा, राइट? रियली वांट टू से वन मोर थिंग कि पेरेंट्स मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं, मैडम हमें अपने बच्चे का असेसमेंट कराना है। हमें असेसमेंट एज इन कि मेरा बच्चा किस लेवल के ऑटिज्म पे है, किस लेवल के ADHD पे है, तो और असेसमेंट पे ही उन लोगों का फोकस रहता है। आई जस्ट वांट टू गेट माय चाइल्ड असेस्ड, सो इट्स अ रिक्वेस्ट with parents कि don't run behind assessment, you know your child better and best। तो चेक कि आपके बच्चे में यहाँ आपको लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट नहीं है चीजें, वर्क ऑन देन। हमें असेसमेंट लेकर कुछ भी नहीं मिलेगा, असेसमेंट लेने के बाद तो हमें और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि अगर जो वो चीजें बच्चे के अंदर से फेड होती भी रहेंगी ना, तो जो डॉक्टर के वर्ड्स हैं वो रेगुलरली कान में गूंजते रहेंगे। आई हैव फेस दिस। पहले डॉक्टर ने बॉर्डर लाइन बोला, तीसरे तक आते आते हम लोग भी मॉडरेट पे आ गए थे, और वो वर्ड्स मुझे अपने दिमाग और दिल से निकालने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक बार किसी ने कुछ कह दिया तो वो स्टिक, और नेगेटिव वर्ड तो हम लोग जल्दी नहीं निकाल पाते अपने, जल्दी मतलब हॉन्ट करता रहता है। तो बिलीव ऑन योर चाइल्ड, बिलीव ऑन योर इंस्टिंक्ट, और प्रैक्टिस। आपको जहां लगे मेरे बच्चे में यहाँ पे लूप है, फिल दैट लूप, रादर देन बिलीविंग ओनली ऑन असेसमेंट कि एक बार असेस हो गया है, कहानी खत्म। वो नहीं करो। असेसमेंट करा भी लिया है तो ट्राई टू वर्क ऑन द रिकवरी पार्ट रादर देन सेटल्ड विद दैट असेसमेंट। सो ट्रू। और मैं बता नहीं सकती, मुझे आज आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके कितना अच्छा लगा। मे बी this podcast will help many. I am really very excited to share this podcast. Thank you so much रितु कि आपने हमें टाइम दिया और आपने अपनी जर्नी शेयर की, और आपने इतनी बढ़िया इंटरेस्टिंग ज्ञान की बातें हमें बहुत इजीली समझाई with ease. So thank you so much. Most welcome. Pleasure is completely mine. I hope it will reach millions of parents जिन्होंने सिर्फ टैग लिया हुआ है, असेसमेंट ली हुई है और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी खुद की मेंटल हेल्थ से। तो आई बिलीव कि बच्चे पे अपने भरोसा करें आप, और अपनी पेरेंटिंग पे भरोसा करें। आई बिलीव कि हर पेरेंट कैन डू वंडर्स। जैसे मैंने रिकवर किया है, हर कोई कर सकता है। ग्रेट।
थैंक यू सो मच रुचि। होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। भावनाओं से भरा हुआ पॉडकास्ट था। कुछ क्वेश्चंस के रितु ने आंसर भी जरूर दिए हैं, लेकिन वो हमारे साथ लाइव आने वाली हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हैं। लाइव की डिटेल्स हम आपको जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल अगर ये पॉडकास्ट आपके दिल को छुआ है तो लाइक करना ना भूलें, एक लाइक जरूर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज। राधे राधे।